दोस्तों, कभी कभी खुशी का पल अचानक ऐसी ट्रेजेडी में बदल जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम में हुए उस दर्दनाक क्रूज हादसे की जिसने सबकी आंखें नम कर दी हैं। इस हादसे में एक माँ और उसके 4 साल के मासूम बच्चे की ऐसी कहानी सामने आई है जो ये साबित करती है कि माँ की ममता मौत से भी बड़ी होती है। आइए जानते हैं इस हादसे की पूरी सच्चाई। बात है 30 अप्रैल 2026 की शाम की, मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो बरगी डैम है ना, जो नर्मदा नदी का एक बहुत बड़ा बैकवाटर है। लोग वहां घूमने आए थे। एमपी टूरिज्म का एक क्रूज उन्हें घुमा रहा था। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, लोग डेक पर एंजॉय कर रहे थे। फिर अचानक से लगभग 40 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक भयानक तूफान आता है और वो क्रूज 20 फीट गहरे पानी में पलट जाता है। मतलब ये मेरे लिए बिल्कुल वैसा है जैसे आप एक स्मूथ हाईवे पर चल रहे हैं और अचानक आपकी गाड़ी के सामने कोई बड़ी सी खाई आ जाए। कोई वार्निंग नहीं, कोई वक्त नहीं। मैं सोच रही थी कि अचानक आए इस तूफान ने एक इतने बड़े क्रूज को आखिर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कैसे पलट दिया। वहां एक्चुअली क्या हुआ था? देखिए, अगर हम इसको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो इनलैंड वाटर वेसल्स का जो डिजाइन होता है वो समुद्र में चलने वाले शिप्स से थोड़ा अलग होता है। ओशन शिप्स का बॉटम पानी में बहुत गहरा होता है जिसे हम डीप ड्राफ्ट कहते हैं। पर झील या बैक वाटर्स की बोट्स का बॉटम आमतौर पर फ्लैट रखा जाता है ताकि वो कम पानी में आसानी से चल सकें। अब इस फ्लैट बॉटम की वजह से इनका जो अपर डेक होता है, जहां लोग बैठते हैं, वो काफी ऊंचा होता है। तो जब 75 किलोमीटर की रफ्तार से हवा टकराती है तो बोट का वो ऊंचा हिस्सा एक बड़े सी पाल यानी सेल की तरह एक्ट करता है। उसको सेल इफेक्ट कहते हैं। ओह, यानी हवा उस पूरे स्ट्रक्चर को पुश करने लगती है। हाँ, और क्योंकि नीचे फ्लैट बॉटम है, उस लैटरल फोर्स को रोकने के लिए पानी के अंदर कोई वेट नहीं होता। इफ यू कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, इनलैंड वाटर्स में वेदर अचानक बदलना बहुत खतरनाक हो सकता है। बोट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब होता है और वो एक तरफ झुकने लगती है। तो पहले हवा ने बोट को झुकाया और फिर उन पानी की लहरों ने भी अपना काम किया होगा। एग्जैक्टली। जब हवा के प्रेशर से नाव एक एंगल पर टिल्ट हो गई, तब पानी की लहरें जो नेचुरली तूफान की वजह से बड़ी हो चुकी थी, उन्होंने नाव पर थप्पड़े मारना शुरू किया। एक तरफ हवा का कंटिन्यूअस लूड और दूसरी तरफ लहरों का इम्पैक्ट, ये दोनों मिलकर नाव की खुद को सीधा रखने की क्षमता को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। बाप रे। हाँ, और ऐसी डायनामिक सिचुएशंस के लिए इनलैंड बोट्स आमतौर पर डिजाइन नहीं होती हैं। जैसे ही फिजिक्स के लिमिट्स क्रॉस हुए, वो बोट बिना किसी रेजिस्टेंस के रोल ओवर कर गई। तो जिस डिजाइन ने उन्हें स्मूथली चलने में मदद की, वही डिजाइन तूफान आने पर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। लेकिन जब वो नाव पानी में पलटी तो उसके पानी के अंदर जाने के बाद जो हुआ वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। Here's where it gets really interesting, क्योंकि पानी के नीचे जो कुछ हुआ उसने बायोलॉजी और इंसानी जज्बे की ऐसी कहानी लिखी जिसे भुलाया नहीं जा सकता। उस क्रूज पर दिल्ली से आए एक 39 साल की लेडी मरीना मासी और उनका 4 साल का बेटा ट्रिशान भी थे। जब हादसा हुआ तो मरीना के हस्बैंड और उनकी बेटी तो बच गए, पर मरीना और ट्रिशान अंदर ही फंस गए। जब आर्मी, एनडीआरएफ और आगरा से आई डाइवर्स की स्पेशल टीम ने 20 फीट नीचे बिल्कुल अंधेरे कीचड़ वाले पानी में ढूंढना शुरू किया ना, तो डिब्रीज के अंदर उन्हें जो मिला वो बहुत ज्यादा रुला देने वाला था। देखिए, डाइवर्स की रिपोर्ट्स पढ़कर एक्सपीरियंस्ड ऑफिशियल्स भी रो पड़े थे। वही तो, उन रिपोर्ट्स में था कि जब लोअर कैबिन में पानी भर रहा था और क्रूज डूब रहा था तो पैनिक होना सबसे नेचुरल था। पर मरीना ने अपनी जान बचाने के बजाय अपने बच्चे को अपनी लाइफ जैकेट के अंदर सीने से बिल्कुल चिपका लिया था। उनका मकसद था एक एयर बफर या हवा का एक छोटा घेरा बनाना ताकि बच्चा थोड़ी और देर सांस ले सके। लग करना फिजिकली और इमोशनली लगभग नामुमकिन सा हो गया था। मैं बस यही सोच रही थी कि मौत के सामने खड़े होकर जब ऑक्सीजन खत्म हो रही हो, दिमाग सुन पड़ रहा हो, तब एक एयर बफर बनाने जैसा टेक्निकल थॉट आती कहाँ से है? What's fascinating here is कि ये सब इंसानी दिमाग की एवोल्यूशनरी वायरिंग से जुड़ा है। जब लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी आती है तो हमारे ब्रेन का प्रिमिटिव हिस्सा, जिसे अमिगडाला कहते हैं, वो एक अलार्म बजा देता है। एक आम इंसान का दिमाग सिर्फ अपनी बॉडी को खतरे से बाहर निकालने पर फोकस करता है। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, राइट? हाँ, बिल्कुल। और उस वक्त हमारा लॉजिकल और कैलकुलेशन वाला पार्ट, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, लगभग बंद हो जाता है। पर जब बात एक माँ की आती है ना, तो उनका दिमाग अलग ढंग से रिएक्ट करता है। ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन एक मैसिव सर्ज लेता है और उस पैनिक इंड्यूसिंग एमिगडाला के सिग्नल को दबा देता है। इसे मटरनल न्यूरो ओवरराइड कहते हैं। को वाओ, मतलब वो पैनिक मोड ऑफ हो जाता है। हाँ, और क्राइसिस के वक्त एक माँ का ब्रेन खुद की सर्वाइवल को बाईपास करके अपने आप को कंप्लीटली बच्चे के प्रोटेक्शन पे फोकस कर देता है। मरीना का एयर बफर बनाना कोई तुक्का नहीं था, बल्कि एक्सट्रीम पैनिक में आकर भी उनके ब्रेन ने स्पेशल कैलकुलेशन की कि कहाँ पानी कम आएगा और कैसे हवा बची रहेगी। ये उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड का सबसे बड़ा सबूत था। ये एक तरह से जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी अपने ही सिस्टम को हैक करके किसी दूसरे को लाइफ सपोर्ट दे रहा हो। एक प्रोटेक्टिव बंकर बना दिया उन्होंने अपनी बॉडी से। पर ट्रेजेडी पता है क्या है? एक माँ ने तो बायोलॉजी के रूल्स को ओवरराइड करके अपनी आखिरी कोशिश की,
लेकिन उस नाव पर जो सेफ्टी सिस्टम था उसने उन्हें धोखा दे दिया। सही बात है, ये प्योर तरीके से नेग्लिजेंस का केस बन गया आगे चलकर। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब अगर मैं वायरल वीडियोस और सर्वाइवर्स की बातों को मानो तो जब ये ट्रिप शुरू हुई लोगों को लाइफ जैकेट्स पहनाई नहीं गई थी। जब अफरा तफरी मची तब जाकर स्टाफ ने जैकेट्स बांटना शुरू किए। ये तो वही बात हुई कि आपके घर में आग लग गई है और अब आप मार्केट जा रहे हैं फायर एक्सटिंग्विशर लेने। उस वक्त तक तो सब खत्म होने वाला होता है। दिस रेजेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सेफ्टी का असर सिर्फ इक्विपमेंट होने से नहीं होता, बल्कि उसके सही टाइम पर यूज होने से होता है। जब पानी भरने लगा और स्टाफ ने लाइफ जैकेट्स बांटी तो लोग नेचुरल पैनिक में उस तरह भागे होंगे जहां से जैकेट्स मिल रही थी। तो एक ही साइड में सब जमा हो गए होंगे। बिल्कुल। इसको मरीन सेफ्टी में पैनिक डिस्ट्रीब्यूशन और फ्री सरफेस इफेक्ट से कनेक्ट करके देखा जा सकता है। बोट एक तो पहली हवा से झुकी हुई थी और जब सारे लोग एक जगह दौड़कर गए तो उस साइड पर वेट और ज्यादा अचानक बढ़ गया। ओ, मतलब उन्होंने अननोइंगली उस पलटने की स्पीड को और बढ़ा दिया। हाँ, उस बोट का बचा कुचा बैलेंस या बॉयंसी भी खत्म हो गया होगा। और ऐसे में लाइफ जैकेट्स बोर्ड करते वक्त पहनना कितना मैंडेटरी है ये क्लियरली समझ आता है। सर्वाइवर्स के अनुसार वहां उस बोट पर बच्चों के साइज की अलग से प्रॉपर लाइफ जैकेट्स अवेलेबल थी ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी ओवरसाइट है। मतलब इसीलिए मरीना को अपना वो एयर बफर वाला सोल्यूशन सोचना पड़ा होगा, क्योंकि मैं सोच रही थी कि लाइफ जैकेट दे दो बच्चे को और बात खत्म। बट बच्चों के लिए अलग से जैकेट क्यों जरूरी होती है? देखिए, एक अडल्ट लाइफ जैकेट का डिजाइन किसी पूरी बॉडी वाले इंसान का वेट उठाने के लिए होता है। बच्चों की एनाटॉमी अलग होती है। उनका सर उनके बॉडी के कंपैरिजन में बड़ा और भारी होता है और शोल्डर्स नैरो होते हैं। राइट। अगर आप एक 4 साल के बच्चे को एडल्ट जैकेट पहना देंगे और वो पानी में गिरेगा तो जैकेट की जो बॉयंसी है वो ऊपर की तरफ धक्का देगी। क्योंकि बच्चे के शोल्डर्स छोटे हैं, वो जैकेट उसके गले के पास फंस सकती है या बच्चा पानी में कंप्लीटली उल्टा भी फ्लिप हो सकता है। बाप रे, मतलब वो आम जैकेट एक बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। एग्जैक्टली। और मरीना को ये शायद समझ आ गया था कि एडल्ट जैकेट उनके बच्चे के किसी काम की नहीं है, उल्टा खतरनाक है। इसीलिए उन्होंने उस एक्सट्रीम सिचुएशन में अपने सीने का एयर बफर बनाया। ये सुनकर सच में गुस्सा और बेबसी दोनों फील होते हैं। और इन लापरवाहियों के बीच एक और बात उभर कर आई, ओवरक्राउडिंग की। ऑफिशियल टिकट शायद कम थे, पर सर्वाइवर्स का क्लीन कट क्लेम था कि बोट में उसकी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा लोग भरे हुए थे। ओवरक्राउडिंग का सीधा असर बोट के फ्री बोर्ड पर पड़ता है। फ्री बोर्ड यानी पानी की सतह से नाव के अपर डेक तक का गैप। जब आप कैपेसिटी से ज्यादा वेट डालते हैं तो नाव पानी में नीचे धंस जाती है। जो नॉर्मल लहरें बोट से वापस टकरा कर लौट जाती, वो अब डेक के अंदर वॉश करने लगती हैं। ओह, तो फ्री बोर्ड कम होने से पानी बोट के अंदर डायरेक्टली आने लगा। बिल्कुल। और स्टेबिलिटी मार्जिन पूरी तरह खत्म हो गया। अगर ओवरक्राउडिंग नहीं होती तो शायद बोट बैलेंस संभाल लेती या लोगों को निकालने का थोड़ा एक्स्ट्रा वक्त मिल जाता। तो इसेंशियली नो इनिशियल लाइफ जैकेट्स, अडल्ट जैकेट्स, बच्चों को थमा देना और ओवरलोडिंग, ये सब मिलकर नेचर के उस तूफान से भी ज्यादा खतरनाक हो गए। इस पूरे मैनमेड डिजास्टर में आखिर 9 लोगों की जान चली गई। कई परिवार तो पूरी तरह से उजड़ गए। प्रधानमंत्री ने भी इस ट्रेजेडी पर गहरा दुख जताया है। मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए का कॉम्पेंसेशन अनाउंस किया गया है। पर सच पूछे तो ऐसी गलती के सामने ये सब बातें, पैसे किसी बच्चे या माँ को तो वापस नहीं ला सकती। बिल्कुल नहीं ला सकती। एक फाइनल थॉट जो मैं सबके लिए छोड़ना चाहती हूँ, वो ये कि हम जब ऐसी छुट्टियों पर जाते हैं, लेक्स में, डैम पर या बैकवाटर्स में, तो हम सेफ्टी अनाउंसमेंट्स को कितना कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि ये ओपन ओशन थोड़ी है, किनारा पास ही तो है। वही सबसे बड़ा इल्यूजन ऑफ सेफ्टी है। लोगों को लगता है इनलैंड वाटर्स हैं, क्या ही खतरा होगा। और चंद मिनटों के फन के आगे हम बेसिक प्रोटोकॉल्स चेक करना भूल जाते हैं। वही तो, ये ट्रेजेडी सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है कि हमें अपने खुद के सेफ्टी को डिमांड करना पड़ेगा, वॉर्न होना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऐसे और वीडियोस के लिए।